जय हिंद दोस्तों। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी सीस्मिक वेव्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो अलग अलग थ्योरीज दी गई, ओशंस कैसे बने, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, उनको लेकर, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में हमें बात करना है वो है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये आप देखोगे कि ये दिया जाता है एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया जाता है एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। मगर एल्फ्रेड वेगनर पहले ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो कि इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर क्या बोलते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज के टाइम पर हम देखते हैं वो पहले एक अकेला एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट जो थे कि पहले जुड़े हुए थे, ये बात पहले एल्फ्रेड वेगनर ने नहीं की थी। पहले से ही बहुत सारे दूसरे और ऐसे लोग आ रहे थे जो कि इनके बारे में बात कर रहे थे। आप देखो एक व्यक्ति होते हैं अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पहली बार प्रपोज करते हैं कि जो दो अमेरिकाज है, दो अमेरिकाज यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, वो तीनों क्या हुए हैं, जुड़े हुए, मतलब तीनों एक टाइम पर पहले जुड़े हुए थे। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फिट बैठती है। इसके बाद फिर आपके एंटोनियो पेलिग्रिनी होते हैं। एंटोनियो पेलिग्रिनी क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं और उस मैप के थ्रू वो क्या शो करते हैं कि आपका जो अफ्रीका है, फिर यूरोप है और जो अमेरिका है वो जुड़े हुए हैं। देखो ये मैप, ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जोड़कर इन्होंने बताया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला जो पार्ट है, ब्राजील वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में बिल्कुल क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ये फिट बैठ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखो कॉन्टिनेंट मार्जिन कितने सही तरीके से क्या हो रही है, फिट बैठ रही है। तो ऐसी बात पहले से ही होती हुई आई थी कि आपके जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, आज के टाइम पे जो भी कॉन्टिनेंट हम देखते हैं वो एक जिग्जो पजल के जैसे हैं, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट क्या उसके अलग अलग पीस है, अगर इनको आप साथ मिलाओगे तो एक कॉन्टिनेंट वो फॉर्म हो जाएगा। तो यही बेस रहेगा जिसके ऊपर एल्फ्रेड वेगनर जो रहेंगे हमारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको प्रपोज करेंगे। अब एल्फ्रेड वेगनर क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अभी आज के टाइम पे हमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, पहले इतने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। पहले क्या था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। इस सिंगल कॉन्टिनेंट का वो नाम देते हैं पेंजिया। फिर ये जो सिंगल कॉन्टिनेंट था इसके आसपास एक ओशियन था बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं पेंथेलेसा। तो ये हमारे एक पूरा सिंगल कॉन्टिनेंट हो गया पेंजिया, और इसके आसपास ये जो ओशन आपको दिख रहा है ये ओशन हमारा हो गया पेंथेलेसा। फिर वो क्या बोलते हैं कि कुछ रीजंस थे जिसके कारण क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंट है आपके धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और ये कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये जो पेंजिया था ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। जो अपर वाला पार्ट था उसको उन्होंने बोला लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट था इसको इन्होंने बोला गोंडवाना लैंड। अपर वाले पार्ट को क्या बोला गया, लॉरेशिया, नीचे वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो सी बनता है इस सी को बोला जाता है तेथिस सी, है ना। यानी पहले हमारा एक ही कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट जिसको पेंजिया बोला गया, एक ओशन था सुपर ओशन जिसको पेंथलेसा बोला गया। फिर क्या होगा कि कुछ फोर्स इनके ऊपर एक्ट करेगी जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा लॉरेशिया, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में हमें तेथिस सी देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या था, ये तो उन्होंने प्रपोज किया ही सही। उन्होंने क्या बोला, 200 मिलियन साल पहले क्या वो आपका पेंजिया जो था वो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। नॉर्थ में आपका लॉरेशिया, साउथ में आपका जाता है गोंडवाना लैंड। और फिर यही दो जो कॉन्टिनेंट है लॉरेशिया और गोंडवाना, इससे ही फिर फर्दर और ज्यादा कॉन्टिनेंट्स टूटते जाते हैं। और आज के टाइम पे जो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो इन्हीं दो कॉन्टिनेंट से मिलकर बने हुए हैं। वो क्या हुआ है, इन्हीं दो कॉन्टिनेंट से मिलकर ये बने हुए हैं। चलो आगे हम देखते हैं। अब इन वो यहाँ पर कुछ फोर्सेस बताता है कि जिन फोर्सेस, पहले तो क्या करता है एविडेंस देता है कि क्या क्या रीजंस थे जिसके कारण वो ये बोल रहा है। तो पहला तो हम देख लेते हैं, एक रीजन था जिग्सॉ फिट, कि जैसे कोई पजल के अलग अलग पीसेस है, अगर इनको आप साथ में मिला दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखो ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है इनको साथ में मिलाया जाए तो ये भी क्या है, एक तरीके से एक बड़े से पजल के अलग अलग ये हमें पार्ट दिख रहे हैं जो कि साथ में क्या हुए, मिले हुए, है ना। तो ये इनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इनको हम फिट कर सकते हैं।
तो यही बात वो बोलता है कि जब हम कॉन्टिनेंट को पास में लाकर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये ब्राजील वाला पार्ट, और ये जो अफ्रीका इधर आता है, अफ्रीका में गल्फ ऑफ गिनी, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो गया, जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो अफ्रीका में पूरी तरीके से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। अरेबिया देखो यहाँ पर अफ्रीका में पूरी तरीके से फिट हो रहा है। इंडिया यहाँ पर, ये मेडागास्कर है हमारा, यहाँ पर इंडिया पूरी तरीके से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो यही बात उन्होंने बोली कि अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे तो जिग्सो फिट हमें देखने को मिलेगा। एक 1964 में कंप्यूटर प्रोग्राम था बुलेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे उन्होंने भी ये एक साथ फिट करके बताए थे। बस वो क्या करते हैं कि कॉन्टिनेंट को ना लेते हुए एक 1000 फैदम लाइन, यानी ये क्वेश्चन में एक लाइन उन्होंने बना दी 1000 फैदम लाइन, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इनको साथ में लेकर आते हैं। एक तो ये एविडेंस हो गया। सेकंड एविडेंस क्या देते हैं कि आप देखोगे कि जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई तो यहाँ की जो रॉक्स थी और यहाँ की जो रॉक्स थी उनकी एज सेम मिलती है, यानी यहाँ की रॉक और यहाँ की रॉक जो थी वो एक ही टाइम पर फॉर्म हुई थी। आप देखोगे कि ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका की जो रॉक है वो दोनों क्या है, सेम तरीके की मिलती है ना, 2000 मिलियन ईयर्स पहले ये फॉर्म हुई थी। तो ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, पहले एक टाइम पर साथ में जुड़े होंगे और फिर बाद में क्या होगा कि कुछ फोर्सेस के कारण ये अलग हो जाएंगे। तो ये दो एविडेंस। फिर इसके बाद और क्या एविडेंस सामने रखते हैं वो, एक वो बोलते हैं टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट डिपॉजिट्स क्या होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। जब आपके ग्लेशियर मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्लेशियर है, ये मूव कर रहा है तो अपने साथ ये बहुत सारे रॉक के फ्रेगमेंट लेकर जाता है। इन्हीं रॉक के फ्रेगमेंट को यहाँ पर क्या करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, ये कहलाता है टिल, और बाद में यही डिपॉजिट्स को कहलाता है टिलाइट। तो यही जो टिलाइट डिपॉजिट्स है, टिलाइट डिपॉजिट्स में आप देखोगे जो गोंडवाना सिस्टम है, मतलब इंडिया, अफ्रीका, फिर फॉकलैंड आइलैंड जो हुआ आपका, मेडागास्कर हुआ, अंटार्कटिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पर हमें सेम ही टाइप के ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पर हमें सेम ही टाइप के क्या मिलते हैं, टिलाइट मिलते हैं। तो ये भी कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अब ये साथ में जुड़े होंगे तभी ग्लेशियर इन सबके ऊपर से मूव किया और यहाँ पर सेम टाइप के टिलाइट डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड आप यहाँ पे आपका आ गया प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इजीली कोरोड नहीं होते। तो क्या रिवर जो रहती है अपने साथ इन मेटल्स को बहा कर ले जाती है। मान लो कोई एक जोन, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर एक जोन था जहाँ पर बहुत सारे क्या थे, मेटल्स थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी रिवर जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा इरोजन करेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदरिंग करेगी और यहाँ से बहुत सारा मटेरियल जो रह जाएगा इसको कहीं और ले जाकर ये क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स हुए। तो इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं आपके, इस टाइप के डिपॉजिट्स को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो जब ये प्लेसर डिपॉजिट स्टडी किए गए तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली कि घाना के जो गोल्ड डिपॉजिट है वो यहाँ पर हमें कोई सोर्स रॉक नहीं मिलती। सोर्स रॉक यानी जिससे गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पर आए थे। लेकिन वहीं पर आप ब्राजील में देखोगे तो ब्राजील में हमें एक सोर्स रॉक मिलती है। वो भी हमें क्या समझाता है कि पहले आपका घाना और ब्राजील जो थे वो क्या थे, जुड़े हुए थे। तो यहाँ से ब्राजील से क्या हुआ, जो रिवर्स वगैरह ने एक्ट किया और ये प्लेसर डिपॉजिट्स थे घाना में जाके क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, है ना। तो ये भी हमें क्या बताता है कि कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या थे, जुड़े हुए थे। फिर इसके आगे हम बात करते हैं फॉसिल्स। अब दो यहाँ पर आप देखो, एक तो लेमर्स हुआ और दूसरा हुआ हमारा मिजोसोरस। तो आप देखोगे कि लेमर्स जो है, लेमर्स ये जो इस टाइप का क्रिएचर होता है इसको लेमर बोला जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, इन तीनों में लेमर्स मिलते हैं। तो पहले ये हुआ होगा कि ये कॉन्टिनेंट जो थे एक साथ में जुड़े हुए होंगे, जिसके कारण लेमर जो है इन तीनों कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं। बहुत सारे इनको साथ में जोड़कर लेमुरिया करके एक नया कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेमुरिया बोल देते हैं। इसके साथ साथ आप देखो मिजोसोरस। मिजोसोरस क्या, एक मेराइन आपका रेप्टाइल था। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये मिजोसोरस। तो मिजोसोरस के जो फॉसिल्स होते हैं, है ना, इसके जो डेड रिमेन्स है वो हमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील दोनों में मिलते हैं। अब आज के टाइम पे आप देखो साउथ अफ्रीका और ब्राजील को ऑलमोस्ट 4800 किलोमीटर ये क्या है, अपार्ट, एक दूसरे से दूर है। अब ये मिजोसोरस जो रहता है इसके बारे में खास बात ये है कि ये ऐसे जोन पर रहता है। रेप्टाइल्स कहाँ पर रहते हैं, जहां पर लैंड और वाटर दोनों मीट करती है। यहाँ पर भी देखो, ये इधर लैंड आ गई, इधर आ गया वाटर, तो यहीं पर ही आपकी मिजोसोरस मिलते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ओशन में ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसीलिए इनके फॉसिल जो है जनरली कहाँ मिलते हैं, सी और लैंड जहाँ पर मिक्स होती है, जो बीच वगैरह वाले पार्ट होते हैं वहीं पर इनके हमें फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं।
तो ये भी हमें एक प्रूफ देता है कि ये जो मीजोजोरस है ये क्या होगा कि मतलब पहले क्या था कि आपका साउथ अफ्रीका ब्राजील यानी जो हमारा अफ्रीका और अमेरिका वाला पार्ट है वो साथ में जुड़े हुए होंगे, तभी इस रीजन में क्या है मीजोजोरस जो है ये यहाँ पर रहते होंगे। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है प्रूफ के जैसे एक्ट करता है। तो ये सारे अलग अलग प्रूफ्स थे जो कि अल्फ्रेड वेगनर जो है वो सामने रखते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं। अब इसके साथ साथ आप देखोगे कि वो दो फोर्सेस भी बताते हैं जिसके थ्रू आपके कॉन्टिनेंट जो थे वो अलग हुए थे। एक फोर्स वो बताते हैं पोल फ्लिंग फोर्स, सेकंड वो बताते हैं टाइडल फोर्स। पहले हम समझ लेते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है? अब हमारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना, ये हमारी अर्थ हो गई, ये पोल वाला रीजन हो गया। तो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, अगर पोल पे कोई भी कॉन्टिनेंट है तो वो क्या होगा, रोटेशन के कारण मूव करेगा, पोल जो है इसको छोड़ने की कोशिश करेगा। ये किसके कारण हो रहा है? रोटेशन के कारण हो रहा है। इस पे एक फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन्होंने बोला कि एक तो जो पोल फ्लिंग फोर्स थी इसके कारण क्या होगा, आपके कॉन्टिनेंट जो है वो क्या होंगे, टूट जाएंगे, है ना। यहाँ पर मान लो आपका एक कॉन्टिनेंट है, तो ये अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ क्या कर रही है हमारी, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करेगी तो इसके बीच में क्या होने लग जाएंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे और फिर ये आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये डिवाइड हो जाएंगे। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये कॉन्टिनेंट क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो रीजन उन्होंने ये दिया। सेकंड रीजन उन्होंने दिया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अब मून और सन भी क्या कर रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी अट्रैक्शन के कारण आपके क्या हो गए, जो कॉन्टिनेंट्स जो थे वो क्या हो गए, टूट गए। मगर आप ये देखो पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। इस कारण से अगर हम ये बोलें कि पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स के कारण कॉन्टिनेंट अलग हुए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक हम पढ़ लेते हैं। पहला तो क्या ड्रॉबैक हो गया कि वो सही तरीके से समझा नहीं पाए कि जो कॉन्टिनेंट जो थे ये अलग कैसे हुए। फिर दूसरा एक और क्या बोला, एक और इसको लेकर क्या दिया जाता है कि जो कॉन्टिनेंट के ये जो शोर्स वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इनमें चेंज होते रहते हैं। तो इतने सालों में इनमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए होंगे, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये जो जिग्सॉ फिट है ये केवल एक कोइंसिडेंस रहा होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स इनके दिए जाते हैं। अब एक बार पहले हम वापस से समझ लेते हैं हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद हम समझेंगे कि फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद और जो थ्योरीज आई, एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सीधी सी क्या है कि पहले हमारे एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोला गया पेंजिया। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोला गया पेंजिया, और फिर पेंजिया जो था आपका ये क्या होता है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स, इनके कारण ये क्या हो जाता है, दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर नॉर्थ वाला आपका कॉन्टिनेंट रहता है वो रहता है लॉरेशिया, फिर जो साउथ में कॉन्टिनेंट आपका रहता है वो रहता है गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में एक सी बनता है जिसको बोला जाता है टेथेस सी, है ना। तो ये उन्होंने क्या किया, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। फिर आपके जो लॉरेशिया था, गोंडवाना लैंड था, ये फर्दर और ज्यादा कॉन्टिनेंट में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये उन्होंने थ्योरी दी। फिर इसको लेकर उन्होंने एविडेंस क्या क्या दिए वो हम देख लेते हैं। एक एविडेंस उन्होंने दिया कि आपका जो कॉन्टिनेंट्स है उनके बीच में हमें जिग्सॉ फिट देखने को मिलता है ना। यानी सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप इकट्ठा लाओगे तो ऐसा लगता है कि ये सारे एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्या दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है इनके एंड पर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम टाइप की, सेम एज की रॉक मिल रही है, ऐसी रॉक मिल रही है जो कि सेम ही टाइम पर फॉर्म हुई होगी। तो ये भी हमें क्या कर रहा है, एक तरीके से आप देखोगे कि एक एविडेंस दे रहा है कि हाँ ये कॉन्टिनेंट पहले साथ में ही रहे होंगे और ये रॉक जो थी ये साथ में ही बनी होगी, तभी जाके आपकी जब डिवाइड हुई तो ये सेम टाइप की रॉक हमें मिलती है। इसके बाद फिर वो क्या देते हैं कि टिलाइट डिपॉजिट्स, यानी इंडिया हुआ, अफ्रीका हुआ, एंटार्क्टिका हुआ, यहाँ पर जो मेडागास्कर हुआ, यहाँ पर जो टिलाइट डिपॉजिट्स है वो हमें सेम ही मिलते हैं ना। ग्लेशियर के जो डिपॉजिट्स है वो हमें सेम ही मिलते हैं। तो ये भी हमारा एक एविडेंस है कि हो कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स ये साथ में रहे होंगे। इसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है। तो घाना में आप देखो, जो घाना में जो गोल्ड डिपॉजिट है उनकी कोई सोर्स रॉक यानी जहां से डिपॉजिट आए होंगे, है ना, रिवर ने यहाँ पर लाकर इनको डिपॉजिट कर दिया।
मगर रिवर कहाँ से लाई, कौन सी रॉक से इनको लाई, वो रॉक हमें नहीं मिलती, यानी इनका सोर्स क्या है वो हमें नहीं मिलता। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ब्राजील में हमें जो गोल्ड है उसकी सोर्स रॉक मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि ये जब कॉन्टिनेंट साथ में होंगे, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका, ये जब साथ में होंगे तो आपका रिवर जो है वो ये सारे डिपॉजिट्स लेकर ब्राजील से लेकर आई होगी और घाना वाले रीजन में गोल्ड को उन्होंने क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। तो ये फिर फर्दर हमें इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है या फर्दर इसी चीज को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। फिर फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो, दो चीज यहाँ पर, एक तो मिजोसॉरस याद रखना है जो कि एक क्या था पहले, मैराइन रेप्टाइल टाइप का एक ऑर्गेनिज्म था जो कि शोर के पास में मिलता था, सी जो कोस्ट लाइन होती है उसके पास में ये मिलता था। तो इसके हमें फॉसिल कहाँ भी मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में भी मिलते हैं और ब्राजील में भी मिलते हैं। और साउथ अफ्रीका और ब्राजील के बीच की डिस्टेंस क्या, ऑलमोस्ट 4800 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर सकता और दोनों रीजन में फॉसिल मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले ये दोनों कॉन्टिनेंट साथ में होंगे तभी ये जो एनिमल जो है आपका ये यहीं पर रहता होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि सेम स्पीशीज मिलते हैं हमें, लेमुर्स जो है वो हमें इंडिया में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं और इन तीनों को मिलाकर एक कॉन्टिनेंट भी बोल दिया जाता है लेमुरिया, कि पहले ये एक कॉन्टिनेंट हुआ होगा लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग के कारण ये अलग अलग हो गए। फिर रीजन क्या देता है वो कि एक तो पोल फ्लीइंग फोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड वो बोलता है टाइडल फोर्स जिसके कारण आपके कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर रहे हैं। पोल फ्लीइंग फोर्स अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण कोई भी चीज पोल पर होगी तो वो इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करती है। कोई भी चीज पोल की तरफ है तो वो क्या करेगी, अर्थ के रोटेशन के कारण इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसलिए आप देखो कि पोल्स पर से अर्थ क्या है, फ्लैट है, वहीं पर इक्वेटर्स पर हमें क्या देखने को मिलता है, बल्ज देखने को मिलता है, वो भी इसी का रीजन है। सेकंड इन्होंने क्या बोला, टाइडल फोर्स के, टाइडल फोर्स के कारण कहीं ना कहीं आपके कॉन्टिनेंट जो है सन मून के अट्रैक्शन के कारण क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए। मगर सीधा साधा यहीं पर यह बताया जाता है कि ये फोर्स जो है, पोल फ्लीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि दो कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक कर दे, है ना, उनको ड्रिफ्ट करवा दे। चलो अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कॉन्टिनेंटल या फिर पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज। इसमें एक हमें थ्योरी मिलती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब आर्थर होम्स जो रहते हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपके कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो किस करंट से हो रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ये जो मेंटल वाला रीजन है, मेंटल वाले रीजन में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डीके हो रहा है, इनमें से एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या हो रहा है, थर्मल डिफरेंसेस। थर्मल डिफरेंसेस यानी क्या, मान लो यहाँ पर जो आपका मैग्मा है उसका टेम्परेचर हाई है ना, यहाँ पर आपका मैग्मा जो है उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, मतलब ये मैग्मा जो है थोड़ा ठंडा है, ये मैग्मा जो है थोड़ा गर्म है। तो हम पता है अपवेलिंग हम सुना है, अपवेलिंग हम लोगों ने सुना है। अपवेलिंग में क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो सरफेस से ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आएगा और जो आपका कोल्ड वाटर है सरफेस से नीचे की तरफ सब सरफेस की तरफ वो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा कि आपका ऊपर ये जो ठंडा मैग्मा है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा और वहीं पर नीचे जो आपका जो गर्म मैग्मा है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी मूवमेंट के कारण आप देखो यहाँ पर क्या बनते हैं, कन्वेक्शनल करंट बनते हैं। और ये कन्वेक्शनल करंट क्या कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग मूव करवा रहे हैं, ड्रिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, आर्थर होम्स ने दी थी और इसके थ्रू ये बताया गया कि कॉन्टिनेंटल आखिर किस तरीके से ड्रिफ्ट करते हैं। अब ये जब थ्योरी दी गई तो ये थ्योरी क्या की गई, एक्सेप्ट की गई। तो इससे भी आपकी जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, है ना, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि एक तो जो आपकी पोल फ्लीइंग फोर्स है उसके कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करते हैं, सेकंड जो टाइडल फोर्स है यानी सन और मून का अट्रैक्शन है उसके कारण भी आपके क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करते हैं। वहीं पर आर्थर होम्स ने क्या बोला कि जो मैग्मा वाला रीजन जो है, एस्थेनोस्फेयर वाला रीजन जो है, यहाँ पर क्या होते हैं, करंट बनते हैं, कन्वेक्शनल करंट बनते हैं, इसके कारण आपके कॉन्टिनेंटल अलग अलग मूव करते हैं। ये कन्वेक्शनल करंट क्यों बनते हैं, थर्मल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, है ना। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें मिल रहा है जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये नीचे वाला पार्ट जो है ये ज्यादा गर्म है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ठंडा है। तो ये ठंडा मैग्मा जो है नीचे आएगा और गर्म मैग्मा ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक क्या बन गया, ये करंट बन गया। तो इसे बहुत सारे करंट क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट को अलग अलग मूव करवा रहे हैं, कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करवा रहे हैं।
अब ये तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमने देख ली। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके टाइम पर ओशन फ्लोर जो है उसकी मैपिंग की जाती है। ओशन फ्लोर की मैपिंग का मतलब कि ओशन फ्लोर पे आखिर है क्या। पहले हम ये मानते थे कि ओशन फ्लोर जो है पूरी तरीके से क्या है, प्लेन है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ पर मैपिंग की जाती है तो उसके बाद हमें बहुत सारी ओशन रिलीफ के बारे में, ओशन की जो सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला तो आप देखो कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी कि कॉन्टिनेंटल ओशन के यहाँ पर कैसे फैला हुआ है, तो आपका कॉन्टिनेंट हो गया है ना, ये कॉन्टिनेंट वाला ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपकी आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हमारे जितने भी जो हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के, वो जनरली कहाँ मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आप ये स्लोप देखो कितनी बहुत ज्यादा क्या है, ये जेंटल स्लोप हमें देखने को मिल रही है। फिर कॉन्टिनेंटल आप देखोगे शेल्फ के बाद एकदम से ये स्लोप क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एकदम से आपकी ये जो स्लोप है बहुत तीखी हो जाएगी, है ना। तो ये वाला रीजन इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कोई रिवर है, इस रिवर, ये रिवर क्या करेगी, बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पर लेकर आएगी। तो ये सेडिमेंट क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्लोप वाला रीजन है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये थोड़ा क्या करता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, इसलिए इस वाले रीजन को बोल दिया जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये तीन हमें देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, यानी जहां पर कॉन्टिनेंट और ओशन मीट करते हैं वहां पर हमें पहले तो मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप और फिर मिलता है कॉन्टिनेंटल राइज। इसके बाद फिर ये जो प्लेन वाला रीजन देख रहे हो इसको बोला जाता है एबिसल प्लेन, इसको क्या बोला जाता है, एबिसल प्लेन। ये जो एबिसल प्लेन है ये भी ऐसा नहीं है कि पूरा प्लेन वाला रीजन है, इसमें भी आप देखोगे तो हमें कुछ सी माउंट वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंच वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें ओशनिक जो क्रस्ट है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये जो ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन था ये किया गया, ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई, तो इसलिए हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में पता चला। देखो ये दोनों क्या है, ये भी जेंटल स्लोप है, यहाँ पे भी क्या है, जेंटल स्लोप है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप, एकदम बिल्कुल तीखी स्लोप हमें देखने को मिलेगी। फिर आगे हम बात करते हैं, एक तो ये हुआ। अब देखो ये जो अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये क्या बनेगा, एक तरीके से बेस बनेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए, है ना। हमारे हैरी हैस एक व्यक्ति होते हैं जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग करके एक थ्योरी देते हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। फिर हम देखते हैं ओशन फ्लोर की मैपिंग कर ली हमने, उसके बाद फिर क्या पता चला, एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन यानी ये जो वास्ट फ्लैट प्लेन हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ये पीछे हमने देखा, ये जो बिल्कुल प्लेन वाला रीजन हमें देखने को मिल रहा है, इस प्लेन को क्या बोला जा रहा है, एबिसल प्लेन। फिर एबिसल प्लेन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर सेडिमेंट से कवर्ड है, फिर 3000 से लेकर 6000 मीटर की डेप्थ में हमें ये देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ और क्या यहाँ पर मिला हमको, जो हमारे ओशंस थे उनके बीच में कुछ माउंटेन्स मिले, ओशंस के बीच में क्या मिले, माउंटेन्स मिले, इसलिए इनको बोला गया मिड ओशनिक रिज, है ना। ओशंस के बीच में, मान लो आपका अटलांटिक ओशन है, उसके बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट में हमें माउंटेन्स मिले जिसको बोला गया रिज। अभी जो माउंटेन रेंज थी ये क्या थी, ओशंस के मिडिल में हमें देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये किस कारण से फॉर्म हो रही थी, तो ये भी हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसमें इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बता रखा है, ये जो दिख रहे हैं ना ये माउंटेन टाइप के हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपका जो मैग्मा है ये क्या रहा है, सी के फ्लोर पर आ रहा है और उसके कारण यहाँ पर क्या बन रहे हैं, माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ से आपके क्या भी हो रहे हैं, ये जो ओशन फ्लोर है ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव भी करती जा रही है, शिफ्ट भी करती जा रही है। तो एक तो हमें मिड ओशनिक रीच के बारे में पता चला, एबिसल प्लेन के बारे में पता चला। अब मिड ओशनिक रीच के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो मिड ओशनिक रीच है वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वापस यहाँ पर देखो, ये जो रीजन है यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसके कारण ये क्या बन रहा है, यहाँ पर माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं। ये कैसे माउंटेन, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स है। फिर इसके साथ साथ आप देखो कि अब इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में लावा जो है वो सरफेस पर आने लगेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में देखो यहाँ पर लावा जो है वो सरफेस पर आएगा। और इसके कारण क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो सरफेस है ये क्या भी करती जाएगी, मूव करती जाएगी। ये वाली सरफेस इधर शिफ्ट होती जाएगी, ये वाली सरफेस जो है इधर शिफ्ट होती जाएगी। फिर इक्विडिस्टेंट पे जो रॉक है वो हमें क्या मिल रही है, सिमिलरिटीज मिल रही है उनमें।
किस किस में सिमिलरिटीज मिल रही है कि किस पीरियड पर वो बनी है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये तीनों हमें क्या मिल रही है, सिमिलर मिल रही है। तो ये भी हमें क्या बता रहा है कि ये जो आपका ओशनिक क्रस्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आ रहा है और फिर यही मैग्मा ठंडा होकर इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसलिए आप देखोगे इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है यहाँ से। तो इन दोनों रीजन में जो रॉक हमें मिलेगी उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिर इनकी एज भी क्या होगी, सेम होगी। और इसके साथ साथ आप देखोगे जैसे जैसे आप इन रिज से दूर मूव करते जाओगे ये जो रॉक मिलेगी उनकी एज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप रिज से दूर मूव करते जाओगे रॉक की एज इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी हमें एक तरीके से बता रहा है कि यहाँ पर नई रॉक फॉर्म हो रही है और फिर ये रॉक क्या कर रही है, इधर की तरफ मूव होती जा रही है। फिर अगला क्या है, ओशनिक क्रस्ट रॉक। अच्छा, पहला ऐसा माना जाता था कि जो कॉन्टिनेंट पे जो क्रस्ट में जो रॉक हमें मिल रही है इनमें तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती है ना, रिवर वगैरह एक्ट करती है, बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो इनके ऊपर एक्ट करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि ये उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, ये नहीं होगी। वहीं पर आपकी जो ओशन पे जो हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, ओशनिक क्रस्ट, वो बहुत ज़्यादा इनसे पुरानी होगी। लेकिन जब असल में पता लगाया जाता है तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है कि ओशनिक क्रस्ट किसी भी पार्ट में 200 मिलियन ईयर से पुरानी मिलती ही नहीं है, किसी भी पार्ट में 200 मिलियन ईयर से पुरानी नहीं मिलती। यानी कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो रॉक ज़्यादा पुरानी है एज कंपेयर टू ओशनिक रॉक। तो यहाँ पर ये फिर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओशनिक जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो बन तो रही है मगर कहीं पर जाकर वो क्या भी हो रही है, खत्म भी हो रही होगी, तभी हमें 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं मिलती है। फिर ओशन फ्लोर पे आप सेडिमेंट भी देखोगे तो बहुत ही थिन सेडिमेंट हमें देखने को मिलेंगे, जबकि होने तो कितने थे, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होने थे, मगर यहाँ के सेडिमेंट भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, थिन होंगे, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट हमें यहाँ पर मिलेंगे नहीं। तो ये पूरा क्या बनेगा, ग्राउंड बनेगा जिसके ऊपर आपके हैरी हैइस जो रहेंगे वो क्या करेंगे, एक थ्योरी देंगे। फिर उसके बाद एक यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन में भी एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है। क्या कॉमन चीज देखने को मिल रही है कि आप देखो जो मिड ओशनिक रिज पे जो हमें वॉल्केनोज मिलेंगे वहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा लावा जो है सरफेस पर आ रहा है। उसके साथ फिर ये तो एज ऑफ रॉक हमने देख लिया मिड ओशनिक रिज पे, है ना, कि मतलब जो रिज है माउंटेन वाला पार्ट है वहां पर रॉक जो है वो नई है और जितना दूर हम इससे जाते जाएंगे ओशन फ्लोर पर उतनी ही रॉक हमें पुरानी मिलती जाएगी। फिर यहाँ से एक और चीज हमें समझ में आ रही है कि जो क्रस्ट जो है यह क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर इरप्शन हो रहे हैं, ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इरप्शन हो रहे हैं, तो यहाँ से क्रस्ट क्या कर रही है, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। और ये एज जो है रॉक की एज से हमें समझ में आता है। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये ग्राउंड बनेगा किसके लिए, हैरी हैइस के लिए, और फिर वो देंगे उनकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हैइस जो रहते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि आपकी जो ओशनिक रिज है, देखो ये ओशनिक रिज हो गई, तो आपके जो आपकी ओशन फ्लोर है उसके बीच में जो रिज है ये किसके कारण बन रही है, नीचे से जो मैग्मा आ रहा है इसके कारण ये फॉर्म हो रही है। और यहाँ पर ये रिज फॉर्म होती जा रही है, इस कारण से क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ ये मूव भी करती जा रही है। मगर एक पार्ट ऐसा आएगा जहां पर ये क्या करेगी, अंदर की तरफ वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो पार्ट होगा आपका ट्रेंच। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ट्रेंच वाला पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये ट्रेंच वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो ओशनिक ओशनिक फ्लोर जो है या फिर ओशनिक क्रस्ट जो है वो वापस से नीचे मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी हैरी हैइस ने क्या बोला कि जो रिज वाला पार्ट है मिड ओशनिक रिज, यहाँ पर आपकी ओशनिक क्रस्ट जो है वो फॉर्म हो रही है और ट्रेंचेस पे जाकर वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो रही है। और यही प्रोसेस सालों से चलती आ रही है। इसी कारण से जो ओशनिक क्रस्ट है वो कोई भी हमें 200 मिलियन ईयर से पुरानी नहीं मिलती है ना। तो जितने भी अभी हमने देखे, फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर जो रॉक होंगी उनकी सिमिलरिटीज भी हमें मिलेगी, है ना, केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सेम मिलेगी। तो इसलिए वो बताते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या थी हमारी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और बचता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी तो हमने देख लिया कि हमारी जो ओशन फ्लोर है या फिर ओशनिक क्रस्ट है वो किस तरीके से फॉर्म हुई है।
फिर अगला जो हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें प्लेट टेक्टोनिक भी हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इंडिया की जो मूवमेंट थी नॉर्थवर्ड उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।